सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में जो कि बहुत खूबसूरती से जो शुरुआत से मैं देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखना इन ऑफ सेंस कि हम सुनने को भी हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे कान ही हमारी आंखें हैं। तो जब मैं सुन रहा था कि बहुत खूबसूरती से एंकरिंग चल रही थी और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक नाम जो मैं काफ़ी लंबे समय से सुनता हुआ आ रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जो कि मुझे दिल्ली के अंदर सुनने को मिलता है। डीयू के साथ जितने भी कनेक्टेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे सुनने को मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक मौका मिलता है और हमारे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, जब उनको किसी काम को करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोशल है, या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं, कॉलेजेस हैं, वो समझ पा रहे हैं हमारी समस्याओं को, कि अगर वो हमें इस प्रकार की यूनिट्स बना के दे रहे हैं और हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहले इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और साथ में हमारे इस कॉलेज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, और साथ में जितनी भी डिग्निटीज यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो हमें सुन रही हैं, उनका मैं अपने देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के पूरे परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय के अंतःस्थल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज के इस कार्यक्रम के लिए चुना और मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम्स जब हम करते हैं और जब हमें जानने को मिलता है और हमें ये भी बताने को मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद कई बार हमें पता नहीं चल पाता है। तो लेकिन ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जानने को, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा एक एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है, कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स को जब ज्वाइन करता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है, क्योंकि हम लोग भी जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, डेट इज वो भी एक वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे भी हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मुझे बोला गया था कि सर आपने आना है और बताना है अपने बारे में, क्या है, कैसा है, क्या आप कर रहे थे। तो शुरुआत करता हूँ। पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आवाज आवाज पूरा क्लियर है, कोई ज्यादा नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही है बैकग्राउंड से? यस सर, बिल्कुल क्लियर नो है। सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक। ओके। तो शुरुआत करूंगा कि जब मैं ब्लाइंड नहीं था तो मेरी दुनिया क्या थी, और जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मेरी दुनिया क्या हुई। है ना, शुरुआत यहां से करते हैं। अच्छा, कंफर्टेबल है हिंदी में? इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ठीक है, चलेगा? है ना? यस सर, यस आप सर। दोनों दोनों आई कर होप कि हाँ सकते जी हैं। सर। समझ में आना चाहिए, है ना? ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, तो चैलेंजेस बहुत होते हैं। चाहे वो ब्लाइंड व्यक्ति हो या फिर वो नॉन डिसेबल, चैलेंजेस तो सबके जीवन में। जब 2006 से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 15 जून 2006 को, एक रोड एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हुई थी, तो उस समय पे समझ में आया था कि एक्चुअल में हम कहाँ हैं। है ना, जब हमें हर चीज हाथों में मिलती है, हर चीज करके मिलती है, तो शायद हम बहुत सारी चीजें सीखते भी नहीं है। हमें तो ये तक नहीं पता था कि हमारा मार्केट कहाँ पर है। क्योंकि जब आप सबको हर चीज अपने हाथों पे ही मिल जाती है, तो फिर हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। है ना, एक कहावत है ना कि जब मिले यूं तो करे क्यों। जब हमें कोई भी चीज यूं ही मिल जाएगी तो हम करेंगे क्यों। तो उन्हीं चीजों पे जब हम छोटे थे, 13 साल मेरी उम्र थी उस समय पर, जब मैं मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उनका एक रोड एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हुई थी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो उस समय पे पता चला कि भाई हम बहुत पीछे हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं। उसके बाद उस समय तक मेरी सिर्फ एक 2007 में मैंने 10th पास आउट किया था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी थी, और क्योंकि बड़े भैया, बड़ी बहन और एक छोटा भाई जो कि उस समय पे 2.5 साल का था केवल। दुर्भाग्य ये भी था साथ में, क्योंकि मेरे फादर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थे, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, यानी कि डेली बेसिस उस समय चला करते थे, संविधान पद नहीं थे। तो 2006 जब 15 जून को, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उसी दिन उनको मॉर्निंग में उनके डिपार्टमेंट द्वारा एक परमानेंट लेटर मिला था कि आप 1 जुलाई 2006 से परमानेंट हो। सुबह लेटर मिला, शाम को डेथ हो गई।
तो आप समझ सकते हैं कि अ, एक वो ऑप्शन भी नहीं हमारे पास था कि हम लड़ सकें कि हम हमें नौकरी चाहिए या जो भी कुछ है। लेकिन फिर भी लड़े। और एक 6 महीने के बाद लगभग मेरी मदर को, क्योंकि हम लोग सारे के सारे एडल्ट से नीचे थे, 18 से नीचे थे, तो जिस कारण से हम लोगों में से, हम दोनों भाइयों में से या छोटे भाई में से किसी को तो जॉब नहीं मिलनी थी। तो इसलिए मदर को जॉब मिली आफ्टर 6 मंथ, वो भी डेली बेसिस। यानी आप ये समझ सकते हैं उस समय पर 2,500 रुपये सैलरी मिलता था। और हर चीज आप ये मान के चलिए, हर तरीके से, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, दूध हो, स्कूल की फीस हो, कुछ भी था, वो हर चीज के लिए हमें पैसा ही देना था। यानी अपना कुछ नहीं था, हर चीज हम रेंट पे चल रहे थे। तो कंडीशन क्या आ गई थी कि जब ये सब चीजें चल रही थी तो इतना आय नहीं था। मैंने अपनी एजुकेशन को क्विट किया। एंड देन उसके बाद मैंने मेरी सबसे पहली जॉब, मुझे आज भी याद है, एसटीडी बूथ उस समय चला करते थे, है ना। एसटीडी अगर कई लोग नहीं जानते तो पीसीओ जिसको बोलते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस, जहाँ पे लोग आते थे, कॉल करते थे। और कॉल करने के बाद जो है उसका जो भी पेमेंट सिस्टम होता था वो पेमेंट करते थे। और उसमें कुछ चलता था, तो वहां पे मेरे को एक इस तरीके का एक एसटीडी बूथ था जिसमें मुझे 800 रुपये पर मंथ के बेसिस पे मुझे सैलरी मिलती थी। अब आप समझिएगा 800 रुपये। आज मुझे लगता है आप लोग 800 रुपये का तो पिज्जा ही खा जाते हैं, है ना। तो उसके साथ साथ में एक पैथोलॉजी लैब, जो कि एक कलेक्शन सेंटर था। उन्होंने कहा कि आप सैंपल कलेक्ट कीजिएगा, है ना, जो सुबह कलेक्शन के लिए आएंगे तो उनको आप कलेक्ट कीजिएगा। और उस उन्होंने भी मुझे 800 रुपये, यानी दोनों मिला के 1,600 रुपये मुझे मिला करते थे उस समय पर। प्लस साथ में मिलता था आने जाने के लिए, जब हम जो कलेक्शन सेंटर था वहां से, क्योंकि जो मेन सेंटर था जहाँ पे पैथोलॉजी लैब की टेस्टिंग वगैरह हुआ करती थी, तो वहां से थोड़ी सी दूरी पे था, जिसका उस समय पर 5 रुपए जाने का किराया और 5 रुपए आने का किराया हुआ करता था। साथ में मुझे दिन भर में रिफ्रेशमेंट के लिए एक 5 रुपए की चाय और 5 रुपए का समोसा आया करता था। यानी दोनों मिला के अगर मैं देखूं तो 20 रुपए अतिरिक्त मुझे मिलता था उस समय पर। लेकिन परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं वो चीजें ना तो मैं खाता था, ना मैं पीता था चाय वगैरह। और ना मैं जो वो ट्रैवल था, ना वो मैं बस या ऑटो से किया करता था। विक्रम शेयरिंग ऑटो चलते थे, तो ना मैं उससे किया करता था। मैं क्या करता था, साइकिल से जाता था उन सैंपल्स को देने के लिए, ताकि वो 10 रुपए बच जाए, है ना। चाय और समोसा नहीं खाता था, ताकि वो भी 10 रुपए बच जाए, तो 20 रुपए पर डे का वो बच जाए। तो ऐसा करते करते थोड़ा 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 करके पैसा बचाते गए, कुछ ना कुछ करते गए, ताकि परिवार थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, है ना। वो जो खर्चे हैं घर के, वो चीजें अच्छे से बन जाए। ऐसा करते करते जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास में, क्योंकि जब मार्केट के बीच में बैठते हैं, तो उस समय पर मेरे एक साइड में एक टेलरिंग शॉप थी, एक साइड में कारपेंटरी शॉप थी। तो इनके साथ भी मैं बैठता रहा। और इनके साथ भी सिर्फ बैठने का मतलब ही नहीं कि वहाँ गप्पे शप्पे मारी और वो नहीं किया। सिर्फ अल्टीमेटली उन सभी के साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीखा। जैसे मैंने उस समय पे टेलरिंग का वर्क सीखा, और साथ ही साथ मैंने आपका फर्नीचर का वर्क सीखा कि कैसे कारपेंट्री का वर्क करते हैं। ये सब करते 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 एक मुझे उस बीच में एक प्रोजेक्ट मिला था, डेट इज अर्न वायु लर्न प्रोग्राम, यानी पढ़ाई के साथ कमाई सीखी। अब स्थिति ये थी कि मेरे पास वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं स्कूल जाऊं और जाके पढूं। तो मुझे लगा ठीक है, क्यों ना हम लोगों को पढ़ने के लिए अवेयर करें। उस समय पे एक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चीजें चल रही थी, और जिसमें लोगों को कंप्यूटर के प्रति भी जागरूक किया जा रहा था। हालांकि मैंने उस समय खुद भी कंप्यूटर नहीं देखा था, मेरे पास था भी नहीं, है ना। तो लेकिन उस समय पे सिर्फ लोगों को जागरूक करने का एक मिशन था, जिस मिशन पे हम लगे। और वहां से भी थोड़ी 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 अर्निंग होनी शुरू हुई। लेकिन जैसे 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 समय बीता, वैसे 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 मेरे साथ एक समस्या आ गई, डेट इज रेटिना डिटैचमेंट। मेरी आई का सडनली रेटिना जो है डिटैच हो गया। अब इसको एक्सीडेंटली बोल लो या कैसे भी बोल लो, लेकिन रेटिना निकल गया। दिल्ली से ही राजेंद्र, जो एम्स हॉस्पिटल है, वहां से मेरा इलाज चला। 3 बार मेरे आई राइट आई का ऑपरेट हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा पहले हम एक आई का ऑपरेशन करेंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिजल्ट आता है। तो ये मान के चलिए कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, है ना।
और धीरे 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 जो विजन था वो डे बाय डे लॉस होता गया। 2011 में आके मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। राइट। एजुकेशन 2007 में सिर्फ 10th पास आउट थी। 2007 से लेकर 13 तक मेरी एजुकेशन लंबा गैप रहा, यानी मैं कुछ नहीं कर पाया उस बीच पे, क्योंकि एक तरफ परिवार को संभालना था, एक तरफ ये सब चीजें सीखनी भी थी, करनी भी थी, ताकि हम अपने स्किल्स को डेवलप करके और बेहतर और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन को क्विट किया था तो। लेकिन जब ब्लाइंड हो गया तो समझ में आया कि अब क्या करना है, अब तो कुछ है ही नहीं अपने पास करने के लिए। मैं सिर्फ जब ब्लाइंड हुआ था उसके बाद सिर्फ 1 महीने मैंने वेट किया, और 1 महीना वेट घर पे ये किया कि मुझे अब क्या करना है। उस समय पर सबसे पहले ये समझ में आया कि भैया पहले अपनी एजुकेशन वापस से रिस्टार्ट करो। तो मैंने 13 में आपके दिल्ली से ही, जनकपुरी से मैंने प्राइवेट एक फॉर्म भरे थे, 12th क्लासेस के। और आप ये मान के चलिए कि किसी को समय यकीन नहीं होता था, क्योंकि जब हम लेट ब्लाइंड होते हैं ना तो हमारे हाव भाव थोड़े से जल्दी से किसी को समझ में नहीं आते कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है कि नहीं है। कई टीचर्स ये बोलते थे कि नहीं नहीं आपको तो दिखाई देता है, आप तो सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, काफी कुछ सुनने को मिलता है, आप में से भी कई लोगों को सुनने को मिलता होगा। ठीक है ना। तो कई बार जब मैं एग्जाम देने बैठा था एग्जाम सेंटर में, तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को भी नहीं माना कि आप एक टोटली ब्लाइंड हैं और आप इस तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे एग्जाम में बैठने की भी परमिशन नहीं दी। 8th क्लास का मुझे उन्हीं की तरफ से एक बच्चा भी उन्होंने एक एज ए स्क्राइब के रूप में दिया था। और फिर भी वो उनको यकीन नहीं था, उनको लगा नहीं नहीं आपको दिखता है और ऐसा वैसा करके। लेकिन वो जैसे तैसे करके लड़े झगड़े। मैं इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एटलीस्ट कम से कम ये बनाकर, अब वो जो हमें लड़ना झगड़ना पड़ता था, जो संघर्ष करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ता। तो एटलीस्ट हमारे डीयू के जितने भी कॉलेजेस है जहाँ जहाँ पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनी हुई हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। वो बताते हैं सर हमारे सेल में, सेल के थ्रू हमें एग्जाम्स देने का मौका मिलता है। हमारी जो कंटेंट्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनको ई कंटेंट में कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने को कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स फेसेस हम लोगों ने करी थी, एटलीस्ट वो आज के समय पे हमें नहीं करना पड़ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा करते करते जब मैंने अपनी एजुकेशन को रिस्टार्ट किया 2013 पे, मैंने 12th किया, साथ में मैं वापस देहरादून से फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी डीएवी पीजी कॉलेज से। उसी समय पे मुझे पता चला कि एनआईवीएच भी कोई जगह है, तो क्यों ना यहाँ से भी कुछ किया जाए। और मैं गया था एक कोपा के कोर्स करने के लिए, बड़ा प्रचलन में था और बड़ा प्रचलित था, और कोई कहता था भाई कोपा कर लो करके। पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये था कि हाँ कंप्यूटर का कोई कोर्स है। करने गए, सीट फुल थी, जगह नहीं मिली। नया कोर्स था एक और उन्होंने वहां पे निकाला हुआ था, डेट इज ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया, 9 मंथ का कोर्स था, जिसमें सभी बच्चे जो है स्क्राइब ले रहे थे एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम को लिखने के लिए। लेकिन मेरे मन में आया कि भाई जब हमें कंप्यूटर पे ऑप्शन मिल रहा है, कंप्यूटर हमें सिखाया जा रहा है और आईसीटी सिखाई जा रही है, तो क्यों ना हम एग्जाम भी कंप्यूटर से दें। तो वहाँ पे जो मेरे गुरु हैं डेट इज राजेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया कि नहीं अमित तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए। तो उन्हीं की गाइडलाइन में मैं चला, और उन्होंने मैं पहला स्टूडेंट था एनआईपीवीडी का जिन्होंने मुझे वो एग्जाम्स कंप्यूटर में करने को दिए। और मैंने सारे एग्जाम्स कंप्यूटर पे ही लिखे थे, तो बड़ा अच्छा लगा था, और मैं अपनी क्लास का फर्स्ट भी आया मैं अपनी क्लास में। साथ ही साथ जब मैंने ये किया तो सर ने मुझे एक बात बोली थी कि अमित तुम्हें कंप्यूटर के फील्ड पे आगे करना चाहिए, तुम कंप्यूटर पे अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एक ही चीज मुझे बोली थी कि अमित अगर करना है तो एनआईवीएस से मत करना, आप बाहर से करिए, ताकि आपको कंपटीशन पता चलेगा कि एक्चुअल में बाहर क्या चल रहा है। तो वहां से हमने फिर मैंने नाइलिट से ओ लेवल के लिए एडमिशन लेने की कोशिश करी, बहुत मुश्किल से, क्योंकि कोई भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता है, रिसोर्सेज नहीं थे उस समय पर। तो लेकिन जैसे तैसे करके एडमिशन मिला। और सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था वहां पे भी मेरे लिए कि जो टीचर्स थे, जो रिसोर्स पर्सन थे, उनको यही नहीं पता था कि एक विजुअल इम्पेक्ट को पढ़ाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि मैम आप जो भी कुछ लिख रहे हैं ना, आप सिर्फ प्लीज आप उसको डिक्टेट कर दीजिए, आप साथ साथ में बोल दीजिए, ताकि मैं उसको नोट डाउन करूं। और उस समय पे मैंने एक लैपटॉप लिया था किस्तों में। आप सोचिए उस समय पर
क्योंकि मुझे पढ़ना था, सीखना था, तो एक दुकान वाले से मैंने 3-3 हज़ार रुपए की एक ईएमआई के रूप में 28 हज़ार रुपए का लैपटॉप था, और उसको लिया था। और लगभग मुझे उसको चुकाने में शायद से 2 से 3 साल लग गए थे, उसको देने में। लेकिन थैंक्स करता हूँ मैं उनका भी कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मुझे एक मौका दिया था। और उसके बाद जब मैं वहाँ से सीखने लगा कंप्यूटर को, और बच्चे तो 2 से 3 घंटे की क्लास चलती थी, सीख के निकल जाते, लेकिन मैं वहाँ पे उसके बावजूद भी 2 घंटा और बैठता था लाइब्रेरी में, ताकि मैं अपने डाउट्स क्लियर करके जाऊँ। तो सारी चीजें मैं वहीं बैठ के क्लियर करता था, क्योंकि मेरे लिए वो हर चीज, हर एक नया चीज, हर एक चैलेंजिंग था। चाहे वो सी लैंग्वेज की बात करूं, चाहे C++ की बात करूं, चाहे वो जावा की बात करें, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, HTML की बात करें, हर चीज मेरे लिए नहीं थी। हर चीज में प्रॉब्लम्स थी। आज तो खैर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, आज के समय पे उतनी प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जब से एआई का जमाना आया तब तो और भी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स का शॉर्ट सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल चुके हैं। डे बाय डे जब इसी में और बढ़ते रहे, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। मैं ओ लेवल का, मैंने एक ही बारी में फर्स्ट टाइम में ही सारे एग्जाम्स क्रैक किए, और एस ग्रेड से, ए ग्रेड से भी ऊपर वहां पे एक और ग्रेड मिलता है, दैट इज एस, यानी कि सुपीरियर। सुपीरियर ग्रेड से मैं पास आउट रहा और उत्तराखंड का टॉपर रहा। इन्हीं चीज को देखते हुए उसी समय पर NIPVT के अंदर एक और कोर्स, कंप्यूटर डिवाइसेस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ, जिसमें मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का मौका मिला। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं जब ब्लाइंड हुआ था उस समय पर, मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया, उनके साथ जुड़कर लोगों को अवेयर करना शुरू किया, डोर टू डोर जाके, कि भाई अगर ये घटना मेरे साथ घट सकती है तो न जाने कितनों के साथ घटती होगी। तो क्यों ना उनको अवेयर किया जाए कि हमारे पास कौन कौन से साधन है। पहले मैंने खुद जाना कि राज्य सरकार, भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, CMO सर्टिफिकेट्स क्या हैं, कैसे उनका यूज होता है, और हमें शिक्षा के अंतर्गत या किसी और अन्य चीजों के अंतर्गत कैसे हमें उसके अंदर सुविधाएं मिलती हैं। ये सब चीजों को जाना, समझा, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। जब पढ़ाने का मौका मिला तो वहां पर भी जो प्लेसमेंट, एक तो होता है हमने पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये बताने में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि आज वो बच्चे जिनको उस दौरान मैंने 3 बैचेस मैंने वहां पे पढ़ाए थे, आज 100% प्लेसमेंट उन सभी बच्चों का। आज सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्हीं चीज को देखते हुए NIPVT ने मेरे को शिफ्ट किया, ट्रेनिंग सेंटर से उठाकर मॉडल स्कूल की ओर। 2018 में मैंने स्कूल को ज्वाइन किया। आज 2026 लग चुका है, तकरीबन 8 साल के सफर में। आज अगर मैं मॉडल स्कूल की बात करूं, जब मैं वहां पे गया था, उस उस समय पर स्कूल का जो लेवल था वो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो बदलाव की अगर मैं बात करूं, उस बदलाव में आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पे सेकंड क्लास का बच्चा आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आराम से करते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ उनके ऊपर की क्लासेस के बच्चे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें विद AI, स्मार्ट ग्लासेस हो, चाहे फिर वो आपका लैक्स हो, इस प्रकार की सारी डिवाइसेस हम बच्चों को वहां पे सिखाते हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर चीजें बच्चों को दे पाएं और बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसी बीच में क्योंकि मुझे शौक था, एक पैशन था मेरा कि कुछ कुछ ना कुछ मुझे अलग करना है, तो उसके साथ साथ में मैंने साइड बाय साइड, जब कोविड टाइम आया, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कोविड टाइम का। लेकिन इस बीच पे मैंने सिर्फ अपना 12th पास आउट करने के बाद, ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद, देन O लेवल पास आउट करने के बाद मुझे लगा कि और भी कुछ करना चाहिए। तो साथ ही साथ मैंने मास्टर्स, क्योंकि जब मैं सोशल वर्क में था ही, मुझे लगा था कि अगर हम सामाजिक कार्य कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ भी लेना चाहिए। तो मैंने इग्नू से मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। इसमें भी आप ये मान के चलिए कि इग्नू, सभी को पता है कि इग्नू एक ऐसा हार्ड मार्किंग करता है कि जिसमें आपको 50, 60, 70 से ऊपर मिलते नहीं। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि इग्नू का, कि उन्होंने मेरी जो बुक्स थी, मेरे जो नोट्स बुक्स थे, या मेरे असाइनमेंट्स थे, या मेरे जर्नल्स थे, उनको इस तरीके से असिस्ट किया। मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट करी थी कि सर मैं जो भी कुछ बनाऊंगा मैं खुद से बनाऊंगा,
मैं किसी से हैंड रिटन कंटेंट नहीं लिखवाऊंगा, मुझे जो भी करना है मैं खुद से टाइप करके लिखना चाहता हूं। तो मैंने अपनी जितनी मेरी 4 जर्नल बुक्स थी, मैंने चारों को खुद से लिखा, टाइप किया, प्रिंट किया, बाइंड किया, फिर सबमिट किया। मैं इग्नू का वो स्टूडेंट रहा हूं जिसमें 100 में से मुझे 90 मार्क्स मिले थे उन बुक्स में, जो कि उधर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर डेट इज जगदम्बा प्रसाद जी का कहना था कि ये पहली बार इतने मार्क्स हमारे किसी स्टूडेंट को मिले हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे उस रिक्वेस्ट को सुना, समझा और हमें मार्क्स भी दिया। हमें हमारा मूल्यांकन उस तरीके से, इवैल्यूएशन उस तरीके से किया कि हमें भी अच्छा लगा कि हाँ, हमें करना चाहिए। साथ ही साथ जब ये चल रहा था तो मुझे जब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते समय हो गया था, लेकिन कोविड टाइम एक ऐसा टाइम था हमारे लिए जिस टाइम पे हम ब्लैंक हो गए, है ना। ब्लैंक हो गए इन सेंस कि समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चों को घर भेज दिया गया, सभी बहुत सारे क्या, लगभग सारे बच्चे घर चले गए, स्कूल के बच्चे। अब जो साइटेड बच्चे थे वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे क्योंकि स्कूल ने स्टार्ट कर दिया, तो उनके लिए इजी था। लेकिन हमारे उन ब्लाइंड बच्चों का क्या, जिनको पता ही नहीं था, उनके पास मोबाइल ही नहीं थे, उनके पास लैपटॉप्स ही नहीं थे, कैसे वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ पाएंगे। उस बीच मुझे स्कूल की तरफ से भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे को भी 8 महीने के लिए स्कूल से कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। आज भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ इसलिए मैं अपना देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल चला पा रहा हूँ। अगर शायद परमानेंट जॉब में हो तो शायद नहीं चला पाता, है ना। लेकिन उस 8 महीने ये कह सकते हैं कि मेरे लिए इतने क्रुशल थे कि बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन उस बीच में सीखने का मौका मिला। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल नाम का एक यूट्यूब चैनल हम लोगों ने शुरुआत करी और वहां से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चे से शुरुआत करी थी, एक बच्चे का कॉल आया कि सर मैंने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो मैंने फिर उसके बाद टेलीफोनिकली गाइड करना शुरू किया। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि देखो, एक विजुअली इंपेयर्ड के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है डेट इज साउंड, कि अगर मेरा साउंड बच्चे तक पहुंच जाए और बच्चे का साउंड मेरे पास तक आ जाए तो हमारे लिए बहुत है, इतने में हम काम कर लेंगे। वहीं से शुरुआत करी, एक बच्चे से शुरुआत करी और उसको पढ़ाया सिखाया, और अलग अलग राज्यों के बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी, स्कूल के बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी। और डे बाय डे 8 महीने के बाद स्कूल की भी आंखें खुली, उनको लगा कि नहीं ठीक है, जरूरत है, आना चाहिए। स्कूल ने भी अप्रोच किया, उन्होंने बोला आइए सर, दोबारा से पढ़ाइए, ऑनलाइन ही पढ़ाइए। फिर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े बच्चों को सिखाया। लेकिन उस बीच पे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जो कि अपनी एक शुरुआत कर चुका था वर्चुअल रूप से, आज अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2026 लग चुका है। हमने उस समय पे एक संकल्प लिया था कि हम हर साल 30 बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण देंगे, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को पूरा कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस विद एआई, ये सब चीज कवर अप करेंगे उसके अंतर्गत, ताकि अगर एक बार बच्चा हमसे पढ़ ले तो उसको उसके बाद किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ना पड़े। अगर वो ईमानदारी से पढ़ता है, सीखता है, तो बाकी में उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने शुरुआत करी और आज हमारा करेंटली 5वां बैच चल रहा है, और जिसमें 50 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में हैं। ओवरऑल आज पहले एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट जुड़े, आज 22 स्टेट्स के बच्चे आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि जो दृष्टि है, ये भी हमारी स्टूडेंट रही है। बहुत सारे बच्चों के नाम मैं सामने देख रहा हूँ स्क्रीन पे। जब मैं भी चेक कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर के अलावा इंग्लिश स्पोकन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ वेब एक्सेसिबिलिटी का जो टूल टेस्टिंग वाला है, टेस्टिंग टूल्स जो होता है, उसका भी कोर्स अलग से करवाता है। ऑडियो एडिटिंग, अगर किसी बच्चे का मन है कि मुझे ऑडियो एडिटिंग करनी है, उसको भी हम लोग करवाते हैं। प्लस साथ ही साथ जर्नल अवेयरनेस, जो कि हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। इसके अलावा ऑनलाइन चेस क्लासेस, जिसके माध्यम से काफी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे साथ डीयू के प्रोफेसर्स भी जुड़े हुए हैं जो हमसे सीख रहे हैं। हिमाचल के पंचायत सेक्रेटरी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा कई सारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो कि विजुअल इम्पेयर्ड है और वो हमारे गुरुकुल की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो और बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। जब एक 56 साल का व्यक्ति सुबह 6:30 बजे आता है क्लास लेने के लिए, तो दिखता है कि उनका जुनून कि वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने एक एम्प्लॉय के लिए स्पेशल एक बैच अलग से चलाया है, वो नाइट में चलता है 9:30 to 10:30, जिसमें सिर्फ ओनली फॉर एम्प्लॉयज, बैंकर्स हो सकते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया है। तो ऐसे अलग 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 बैचेस हम लोग उसमें चला रहे हैं। प्लस ये तो चल रहा है हमारा ऑनलाइन बेसिस पे जो वर्चुअल है, ठीक है ना, जिसमें आज लगभग 100+ स्टूडेंट्स आज अपनी सेवाएं हमसे ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन सेंटर की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ऑनलाइन के भी अपने फायदे भी है, नुकसान भी है ना। तो अभी तक तो हमें फायदे तो नजर आते हैं, लेकिन नुकसान कहाँ नजर आता है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, जिनके परिवार जन उतने सशक्त नहीं हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने अभी प्लान किया है, देहरादून के अंदर हम लोग एक ऑफलाइन सेंटर, एक इंक्लूजन सेटअप के साथ हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन बच्चों को अपने यहाँ पर रहना, खाना पीना, प्लस साथ में अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं वहां पे उनका एडमिशन कराना, ताकि हम उनको इंक्लूजन की ओर लेके जाएं। और वहां पर हम उनको एक बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि वहां से आने के बाद, क्योंकि जब वो एक साइटेड स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद जो उसको वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके सॉल्यूशंस देने के लिए हम लोग वहां पे बैठे होंगे, ताकि बच्चा जब स्कूल से आएगा उसको जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मैथ साइंस से रिलेटेड हो, एसएसटी से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हम उसके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एकेडमिक की बात है, लेकिन साथ ही साथ एक हमारा मानना है कि एक विजुअल इम्पेयर्ड को डेली लिविंग स्किल्स भी प्रॉपर आने चाहिए। अगर उसकी जॉब लगती है और उसको कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ गया कि उसको एकदम से हेल्पिंग हैंड नहीं मिलते, उसको खाना बनाना वाला कोई नहीं मिलता है, तो खाएगा क्या, क्योंकि बाहर का खाना रोज तो नहीं खा सकते, है ना। तो एटलीस्ट हमें खाना बनाना आना चाहिए, हमें अपने कपड़े धोने आना चाहिए, हमें अपने बर्तन धोने आने चाहिए, अपने कपड़ों को प्रेस करना आना चाहिए। अगर हमारे कपड़ों में कोई बटन अगर टूट गया तो उसको कैसे सिलना है वो हमें आना चाहिए। शूज के लेस अगर नहीं बंधे हैं उसको कैसे बांधना आना चाहिए, उसको अरेंज कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डेली लिविंग स्किल्स हैं, बहुत सारे टास्क हैं जो हमें आने चाहिए। इन सभी की ट्रेनिंग्स भी हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक चीज पे और काम करता है, डेट इज विजन विदाउट विजन। विजन विदाउट विजन इन ऑफ सेंस कि हम चाहते हैं कि जैसे हमें सबको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या समझता है, इमेज को समझता है ना, इमेज की फॉर्म को समझता है। अब जब हमारे किसी बच्चे ने कभी कुछ चीज देखी ही नहीं है, जो बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो वो इमेज बनाएगा कैसे। तो उसके पास एक रास्ता बचता है, जब वो चीजों को छूता है ना, छूकर ही वो उसकी इमेजेस को बना पाता है। तो हमने प्रयास किया है एक ऐसा म्यूजियम बनाने का, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी उनका सिलेबस होगा, वो चाहे क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ हो या उसके बाद के हो, प्लस डेली लिविंग्स में, डेली लाइफ में यूज होने वाले वो सभी कंपोनेंट्स, वो सभी चीजें, उनके सभी के 2D 3D 4D 8D मॉडल्स के रूप में या मैकेनिज्म बेस्ड मॉडल्स के रूप में उन सभी के मॉडल्स वहां पे हम बना के रखेंगे, ताकि कल के टाइम पे अगर हमें किसी भी बच्चे को कुछ भी चीज समझानी हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहाड़ों में जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वो कैसे दिखते हैं, अगर मुझे बताना है, तो या तो मैं उनको लेके जाऊं उस जगह पर, या फिर मैं उसका मॉडल बना के रखूं। तो हम इस प्रकार के मॉडल्स, अगर मुझे किसी बच्चे को बताना है फ्लाईओवर कैसे होता है, वो दिखता कैसे है, वो वर्किंग कैसे करता है, अगर मैं किसी को फ्लाईओवर के ऊपर लेके जाऊंगा तो वो बोलेगा कि सर ये तो ब्रिज है ना। लेकिन मुझे अगर उसका मैकेनिज्म समझाना है, तो मुझे उसको मॉडल के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक म्यूजियम उसके अंदर भी है, जिसके अंदर हम ये सारे मॉडल्स के रूप में उनको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक एनवायरमेंटल टूर जो कि एवरी मंथ हम बच्चों को लेके जाएंगे, ताकि अगर मुझे दिखाना है नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज अगर मुझे स्प्रिंग शेड दिखाना है, मुझे वाटरफॉल दिखाने हैं,
मुझे बताना है कि वाटरफॉल जब ऊपर से फॉल पे वाटर गिरता है नीचे की ओर, उसका बहाव कैसा होता है, उसको छूकर कैसे लगता है। तो जब हम ऐसी जगहों पे लेके जाएं, क्योंकि हम भाग्यवश कि हम उत्तराखंड में हैं, देवभूमि में, और यहाँ पे कई सारे मेरे नियर बाय बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सकते हैं, नेचुरल पार्क्स में लेके जा सकते हैं और बहुत कुछ उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारा ये ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें लगभग लगभग सारी सुविधा, और मॉर्निंग में जो हम समझते हैं कि हर एक बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है, डेट इज उसका फिजिकल फिट होना। तो इस सेंटर के माध्यम से हम बच्चों को ये भी, जो कि योगा एंड जिम जो अभी बोला गया था प्रेजेंटेटर द्वारा, कि योगा एंड जिम हम दोनों चीजें यहाँ पे रखेंगे, जो कि कंपलसरी होगा बच्चों के लिए, कि भैया सुबह उठना है, योगा भी करना है, जिम भी करना है। क्योंकि हम अगर वैसे नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम वहां पे उन बच्चों को सुविधा दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये सब चीजें, मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ा हुआ बच्चा वो भी इन प्रॉब्लम को फेस करे। उन सभी के लिए हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करेंगे, उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकें। अगर मैं अपने हर एक काम अपने घर से अलग रहकर, मैं तकरीबन 70 किलोमीटर अपने दूर से अलग रहता हूँ और अकेले रहता हूँ, जिसमें मैं अपने खाना पीना, अपने कपड़े धोना, अपनी रूम की सफाई करना, हर चीज खुद से करता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूं तो इसका मतलब और बच्चे भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक की एक डेली रूटीन की बात करूं, तो रूटीन मेरा सुबह 4:45 बजे से स्टार्ट होता है और एंड होता है 11:30 जिसमें सुबह डेली वर्क से लेकर, पूजा पाठ से लेकर, ठीक 6:30 पे मेरी पहली क्लास स्टार्ट होती है मॉर्निंग में। 6:30 से हम पढ़ाना शुरू करते हैं, 6:30, 7:30, 8:30, 8:30 के बाद स्कूल, एंड देन स्कूल में 9 बजे से लेकर 3:40 तक स्कूल में, फिर वापस इवनिंग में 4:30 से हमारी क्लासेस अगेन देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि 10:30 तक कंटिन्यू चलती है। देन उसके बाद एक एनालाइज होता है पूरे दिन भर में हमने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कुछ जो भी चेकिंग वगैरह का वर्क होता है वो सब चीजें करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज हर एक राज्य के अंदर एक अच्छे अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर चाहे अगर मैं बात करूं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, फिर चाहे एक राजभाषा अधिकारी के रूप में, चाहे एक लॉ ऑफिसर के रूप में, या फिर एक पीओ के रूप में, या फिर एक टीचर के रूप में, हर एक अलग अलग रूप में बच्चे बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब 22 से भी अधिक राज्यों में बच्चे जब बैठ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्पेशली फोन करते हैं, सर आज मैंने ये काम किया और मुझे इसके लिए ना अप्रिसिएशन लेटर मिला। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमने जो सोचा था, जो सपना देखा था कि बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करेगा, और कम्युनिटी के अंदर जो एक मैसेज था, जो समाज के अंदर एक मैसेज गया था कि विजुअली इम्पेयर्ड को नौकरी तो मिल जाती है लेकिन वो काम नहीं करते हैं। लेकिन आज वो लाइन चेंज हो रही है, लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ एक विजुअल इम्पेयर्ड काम कर सकता है, बशर्ते कि हमें उनको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी, है ना। अगर हमें, हमारी नीड क्या है, हमारा नीड है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, और सभी बच्चों के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेट इज कंप्यूटर में लिटरेट होना। कोई भी अगर ये सोचता है कि जी मेरा तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, कि मुझे तो मैं तो आर्ट साइड का हूं, मुझे कंप्यूटर की क्या जरूरत, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो काम करना है वो कंप्यूटर पे ही करना है। अगर आप एक टीचर भी बन जाते हैं या फिर आप एक असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर भी बनते हैं, तब भी आपको लेक्चर वहां पे पीपीटी के थ्रू ही देने पड़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं, अगर मेरे पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के रूप में अगर पढ़ने आ रहे हैं विजुअल इम्पेयर्ड 55, 56, 57 साल के व्यक्ति पढ़ने आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूरत है ना। तो इसलिए आ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जरूर सीखें। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप हमसे सीखें, ठीक है ना, आप कहीं से भी सीखें लेकिन ईमानदारी से सीखें। अगर आप देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.ddg, डीडीजी हमारे शॉर्ट नेम है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का।
ddg.org.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, हमारी कौन कौन से कोर्स हैं, कैसे हैं। हमारे पास आउट स्टूडेंट्स, वो अपने सभी नाम वहां पे देख सकते हैं, उनके रिजल्ट्स वहां पे शो होते हैं, हर चीज आप वहां पे देख सकते हैं। प्लस साथ में हमारा जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप हमारे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, या फिर कुछ हमारे एक ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं, कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और रही बात अवार्ड्स की, देखिए जब आप काम करने लगते हैं ना, तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग, समाज आपको देख रहा होता है। तो जब देख रहा होता है तो एक समय आता है जब आपको अवार्ड्स मिलने भी शुरू होते हैं। जैसे मैम ने भी स्टार्टिंग में बताए थे कि मुझे स्टेट अवार्ड मिला था 2024 में। वहां से एक श्रृंखला स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद समाज रत्न पुरस्कार, जो कि एक्स और सांसद जो हमारे एमपी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा मिला था। फिर उसके बाद गौरव सम्मान मिला। फिर उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक अवार्ड और मिला। देन उसके बाद अभी रिसेंटली दून इंटरनेशनल स्कूल, जो कि देहरादून का फेमस स्कूल है, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम में एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। सोशल वर्कर का अवार्ड इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है जर्नलिस्ट की, उन लोगों ने अभी रिसेंटली लास्ट लास्ट मंथ में एक अवार्ड दिया। तो मेरा मानना है कि जब हम काम करने लगते हैं तो लोग आपको देखते हैं, और जब आप फुली डेडिकेटेड होके जब आप काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। और डे बाय डे जैसे जैसे हमारे ड्रीम्स बढ़ते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस तरीके से लोग जुड़ जाएंगे, कारवा जुड़ जाएगा, और अलग अलग कोर्स जुड़ जाएंगे। मेरे को तो लगा ठीक है, हम लोग सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, लेकिन आज करते 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 5-7 कोर्स हमारे हो चुके हैं, जिसके अंदर अलग 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 बच्चे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात, जितना डिसिप्लिन के साथ अभी ये जो मीटिंग, ये वेबिनार जो चल रहा है, इतनी ही डिसिप्लिन के साथ उन क्लासेस को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहीं से कहीं तक कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। एकदम डिसिप्लिन के साथ हर चीजें चलती हैं। बकायदा अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, और 75% मिनिमम। और जैसे जैसे हमारा कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ता है, उसमें ड्यूरेशन और बढ़ती चली जाती है, यानी कि उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाता है। लास्ट 95% तक बच्चे अभी तक जो, अगर मैं लास्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो 95% मैक्सिमम बच्चों की जो अटेंडेंस है वो रहती है। अगर मैं एक संदेश की बात करूं, तो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, और आज की जो स्पेशली हम लोगों ने हेलन केलन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया है, जो कि सफलतापूर्वक मुझे नजर आ रहा है कि होता हुआ। तो मैं मैम के लिए, देखिए जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है और लगातार लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन और उसकी जो संघर्ष करने की जो एक क्षमता होती है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन वो व्यक्ति, जब समाज उसको देख रहा होता है, तो वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है। वो नहीं बताता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कितने चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े, कभी वो कुछ नहीं बताता है। तो मैं हेलन केलन मैम के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, उनके लिए कुछ लाइनें बोलना, सॉरी संदेश तो नहीं बोलूंगा, मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, डेट इज कि होंठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा। बहुत सारे जगहों पे मैं ये लाइनें जरूर बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी कई बार मेरे मुंह से लाइनें सुनी हैं कि होंठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कि होंठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं। जब सक्सेस मिलती है, जब अवार्ड्स मिलते हैं, तो उस समय पर ये लाइनें आती हैं कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हेलन केलन जी के जीवन में बहुत संघर्ष था, कांटों भरा बिस्तर था। आज हम उन्हीं के उस संघर्ष को लेके आज इस कार्यक्रम को यहाँ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं।
और हमें भी बोलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए, क्योंकि ज्यादा ना बोलते हुए और अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा। आप सभी के लिए वो लाइन है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, बस उसी काम को अलग ढंग से करते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।